कुटिया टेक, किसी गरीब का वर्णन है कि उसका पेट और पीठ बिल्कुल एक हो रहा है। ऐसे ऐसे गरीब, ऐसे शोषितों का वर्णन इस काल में किया गया। छायावादी भावुकता एवं रोमानियत को हटाकर यथार्थ का वर्णन कि छायावाद की जो प्रवृत्तियां हमने देखी थी, चाहे रहस्यवाद की रही हो, चाहे वो भावुकता की रही हो, चाहे वो प्रेम का वर्णन रहा हो, चाहे नारी सौंदर्य का वर्णन रहा हो, ये सारा वर्णन छायावाद में हमें दिखाई देता है। लेकिन इस काल में क्या हुआ कि यथार्थ का वर्णन किया जाने लगा। जो समाज में देखा जा रहा था, समाज का जो स्वरूप था, समाज की अभिव्यक्ति इस काल में हमको दिखाई पड़ती है यथार्थ के रूप में। एक कविता पहले, मेघमय आसमान से संध्या सुंदरी उतर रही थी धीरे धीरे धीरे, ऐसे निराला जी ने जहाँ पर प्रकृति का इतना कोमल वर्णन किया, वहीं पर प्रगतिवाद में आते आते उन्होंने वह तोड़ती पत्थर या भिक्षुक वाले वह आता नोटबुक कलेजे के करता, इस प्रकार के यथार्थ का वर्णन इस काल के साहित्य में हमको दिखाई देता है। इस काल के जो प्रमुख कवि हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुमित्रा नंदन पंत की प्रगतिवादी आंदोलनों से आरंभ कि यह जो काल था, यह काल कोई भी काल एकदम से नहीं आ जाता कि आज छायावाद था कल प्रगतिवाद हो गया, ऐसा नहीं होता। किसी भी काल को आने में समय लगता है और उसकी प्रवृत्तियां धीरे धीरे दिखाई देने लगती हैं। तो चाहे निराला जी रहे हों, चाहे वो पंत जी रहे हों, छायावाद में उनकी बहुत सारी कविताएं प्रसिद्ध हुई, ठीक है, और प्रगतिवाद में आकर के कोई को लिखने लगे। तो इस तरह से इनकी ही रचनाओं से प्रगतिवाद का आरंभ हुआ। और इसके जो प्रमुख कवि वो इस प्रकार हैं, केदारनाथ अग्रवाल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये उनकी रचना। नागार्जुन, बादलों को घिरते देखा, शिव मंगल सिंह सुमन, इनकी रचना जीवन काल। तो यह प्रगतिवाद के कुछ कवि और उनकी रचनाएं। अब आया आपका प्रयोगवादी काव्य। प्रयोग किस चीज का प्रयोग? कवियों ने नए विषयों को प्रयोग में लाए। इस काल को समझ लें। इस काव्य धारा के विषय में अज्ञेय जी का कथन दृष्टव्य है। अज्ञेय जी ने क्या कहा है? प्रयोग सभी कालों के कवियों ने किया है। किसी एक काल में किसी विशेष दिशा में प्रयोग करने की प्रवृत्ति स्वाभाविक है। कवि क्रमशः अनुभव करता आया है कि जिन क्षेत्रों में प्रयोग हुए हैं उनसे आगे बढ़कर अब उन क्षेत्रों में अन्वेषण होना चाहिए जिन्हें अभी तक छुआ नहीं गया। कवि अज्ञेय ने यह कहा, इस काल के संदर्भ में कहा कि हमेशा से कवि नए नए विषयों को खोजते रहे, नए नए विषयों पर उन्होंने रचनाएं लिखी हैं, काव्य का सृजन किया है, साहित्य का सृजन किया है। कभी श्रृंगारिकता के नाम पे, कभी भक्ति के नाम पे, राष्ट्रीयता के नाम पे, तमाम ऐसे फलक हैं जिन पर कवियों ने अपनी रचनाएं लिखी हैं। अज्ञेय का कहना था कि जैसे जैसे समाज हमारा आगे विकसित कर रहा है, समाज में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो शामिल की जानी चाहिए। केवल वही घिसे पिटे उपमानों को लेकर के काव्य का प्रणयन नहीं होना चाहिए। जैसे पुराने समय में यदि किसी के लंबे बाल थे तो उसको मेघों की सैया दी गई, है ना। धीरे धीरे अज्ञेय का कथन था कि ये जो उपमान है ये पुराने उपमानों का मुलम्मा छूट गया, मतलब उनकी जो ऊपरी परत है, जैसे बर्तनों में ऊपरी परत लगी होती है ना, बहुत मांझो तो घिस जाती है, तो उसी तरह से ये उपमान फीके हो गए हैं, पुराने हो गए। अब नए उपमान आने चाहिए, नए तरह का काव्य का सृजन होना चाहिए। और इसके लिए बहुत ही अच्छे प्रयोग उन्होंने किए कि मेरा हृदय ऐसे टूटा जैसे बुना हुआ पापड़। तो कहाँ हृदय की तुलना जो है प्राकृतिक चीजों से हो रही थी और कहाँ बुने हुए पापड़ से हो रही है। तो इस प्रकार के काव्य, नए नए खोजों के काव्य, नए नए अन्वेषणों का काव्य इस काल में लिखा गया। कवि हमेशा से प्रयोग करता रहा है, हमेशा से काव्य के विविध क्षेत्रों में लिखता रहा है। वही बात यह काल
फ्राइड के मनोविश्लेषण के सिद्धांत पर आधारित है कि यह जो काल था ये मनोविज्ञान पर आधारित काल था। यहाँ पर अब इस काल में जो काव्य की रचनाएं होने लगी वो मनोविज्ञान के आधार पर थी। यह काव्य धारा सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय के नेतृत्व में प्रवाहित हुई। अज्ञेय ने तार सप्तकों का प्रकाशन किया कि यह जो काव्य धारा थी, इस काव्य धारा का नाम प्रयोगवादी काव्य धारा अज्ञेय जी ने चलाया। अज्ञेय जी ने काव्य में प्रयोग करने को कहा तो अज्ञेय जी इस काल के प्रवर्तक माने गए, जिनका पूरा नाम था सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। अज्ञेय ने तार सप्तकों का प्रकाशन किया। अब तार सप्तक क्या है इसको अभी हम समझेंगे। तार सप्तक 1943 में कवि अज्ञेय ने एक पत्रिका निकाली जिसको तार सप्तक कहा गया। सप्तक का अर्थ होता है सात। इस तार सप्तक के अंतर्गत उन्होंने 7 कवियों को लिया। 7 ऐसे कवि जो समाज में अपना स्थान बना रहे थे, काव्य के क्षेत्र में अपना स्थान बना रहे थे, लेकिन पूर्णतया उनको वह प्रसिद्धि नहीं मिल पाई थी। उनकी रचनाओं को कवि अज्ञेय ने अपने तार सप्तक में प्रकाशित किया। वे 7 कवि कौन थे? अज्ञेय, मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, नैनचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल और डॉक्टर रामविलास। ये ऐसे 7 कवि को लेकर के अज्ञेय ने अपने जो तार सप्तक निकाला, इन 7 कवियों की रचनाओं को उन्होंने उसमें प्रकाशित किया। द्वितीय तार सप्तक और तृतीय तार सप्तक। इसके बाद यानी 1943 के ठीक 7 साल बाद अर्थात 1950 में कवि अज्ञेय ने द्वितीय तार सप्तक को निकाला और फिर उसके बाद 9 वर्ष बाद 1959 में तृतीय तार सप्तक और 1979 में चौथा तार सप्तक। तो अब ये आपके 1950 में जो दूसरा तार सप्तक आया, इसमें प्रमुख कवि इस प्रकार हैं: भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती। ये द्वितीय तार सप्तक के कुछ प्रमुख कवि हैं और मुझे आशा है कि आप लोगों ने इनमें से बहुत सारे कवियों के नाम भी सुना है और उनकी रचनाओं को किसी न किसी स्तर पर पढ़ा भी हुआ। जैसे भवानी प्रसाद मिश्र, उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा, ये इनकी कविता। या रघुवीर सहाय, इनका नाम भी सुना होगा। उनकी एक बहुत ही बच्चों में बहुत ही कविता प्रसिद्ध है, अगर कहीं मैं तोता होता तो क्या होता, तो क्या होता, ताता तोता 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 तोता। तो रघुवीर सहाय को भी के नाम से परिचित है, धर्मवीर भारती के नाम से भी परिचित है और कहीं ना कहीं इन कवियों की रचनाओं को भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब आया हमारा तृतीय तार सप्तक, जिसका प्रकाशन 1959 ईस्वी में किया गया, जिसके प्रमुख कवि इस प्रकार हैं: प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कीर्ति चौधरी, मदन वात्स्यायन, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, विजय देव नारायण, सर्वेश्वर दयाल सिंह। ये 7 कवि और इन 7 कवियों को भी आपने नाम सुना है और कवियों की रचनाओं को भी आपने पढ़ा होगा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता बहुत प्रसिद्ध है, इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफानों में, सबने सुनी हुई है। तो ये तार सप्तक के, ये तृतीय तार सप्तक के ये 7 कवि थे। इस तरह से 21 कवियों को लेकर के अज्ञेय जी ने अपने तार सप्तकों का प्रकाशन किया। अब आपकी आई नई कविता। ये हमारे छायावादोत्तर काल में हुआ प्रगतिवाद और प्रयोगवाद। इसके बाद आपकी आई नई कविता 1951 से लगाकर अब तक। आज तक का जो काव्य है
आज तक की जो कविता है उसको भी कई चरणों में बांट दिया गया है। कई ने नई कविता कहा, समकालीन कविता कहा, साठोत्तरी कविता कहा। तो इस तरह से विविध विविध नामों से इस समय की कविताओं को संबोधित किया गया। और जैसे जैसे समय बीतता जाता है उसी तरह से काव्यों की प्रवृत्तियां भी बदलती रहती हैं, समय समय पर परिलक्षित होती रहती है। अब ये जो नई कविता थी, यह कविता प्रगतिवाद और प्रयोगवाद इन दोनों ही वादों से मुक्त थी। मतलब ना उसमें प्रगतिवाद जैसे यथार्थता का वर्णन था, न प्रयोगवादी जैसे प्रयोगधर्मिता का था। कवियों ने मुक्त होकर के, कवियों ने स्वच्छंद होकर के काव्यों का प्रणयन करना शुरू कर दिया था। आस्था, आशा, संकल्प, उत्साह के स्वरों की अनगूंज इसकी दूसरी विशेषता थी। तो इस नई कविता की विशेषताओं में पहली विशेषता क्या थी कि यह कविता प्रगतिवाद और प्रयोगवाद दोनों ही वादों से मुक्त थी। दूसरी विशेषता कि इस काल के कवियों ने अपने काव्य में आस्था वो समाज के प्रति है, आस्था वो अपने शासन के प्रति है, आस्था वो ईश्वर के प्रति है। इसी तरह से आशा, क्योंकि हमारा देश स्वतंत्र हो चुका था, तो एक नई आशा का संचार कवियों में भी हुआ। संकल्प, उत्साह, ऐसे स्वरों को लेकर के इन्हीं स्वरों की गूंज इस काल के कवियों के काव्यों में दिखाई पड़ती है। तीसरी इसकी प्रमुख विशेषता है लंबी कविताओं की प्रवृत्ति, कि इस काल में लंबी कविताओं को लिखा जाने लगा। बहुत लंबी लंबी कविताएं लिखी जाने लगी इस काल में। इससे पूर्व हम लोगों ने जब छायावाद में देखा था तो निराला जी की 2 कविताओं के नाम हमने बताए थे, एक राम की शक्ति पूजा, एक सरोज स्मृति। इसके बाद से लगातार लंबी लंबी कविताओं का एक दौर शुरू हो गया। तो इस काल के कवियों की यह भी प्रमुख विशेषता थी कि वे लंबी कविताओं का सृजन करने लगे। अब प्रमुख कवि भारत भूषण अग्रवाल, दुष्यंत कुमार, धर्मवीर भारती, जिन कवियों ने प्रयोगवाद में भी लिखा, तार सप्तक में जिनकी रचनाएं भी प्रकाशित हो गई, आगे आए वो नई कविता में भी लिखने लगे। ये नहीं था कि इस काल के कवि केवल उसी काल तक सीमित थे, आगे आगे भी लिखते रहे, काव्य सृजन होता रहा, विशेषताएं बदलती रही। तो कवि का जो काव्य करने का तरीका था, स्वरूप था, वो परिवर्तित हो गया। काल के अनुसार उसमें प्रवृत्तियां रही और जैसे काल का परिवर्तन हुआ उसकी प्रवृत्तियां भी बदलती गई। इसमें से जो दुष्यंत कुमार भी हैं वो गजल गायक के रूप में भी प्रसिद्ध है। अब आपकी आई समकालीन कविता। समकालीन कविता यह क्या है कि नई कविता के विशेष आग्रह, शैल्पिक प्रतिबद्धताओं तथा विभिन्न वादों एवं आंदोलनों से उबने के बाद नव पीढ़ी के रचनाकारों ने कविता को कटु यथार्थ से जोड़कर समकालीन कविता प्रारंभ की। इस काल में जो समकालीन कविता थी, इस काल में कुछ ऐसे मुख्य बिंदु थे जिन पर चर्चा की गई कि नई कविता के विशेष आग्रह, शैल्पिक प्रतिबद्धताओं तथा विभिन्न वादों और आंदोलनों से व्यक्ति जब ऊब गया, शिल्प के चक्कर में, यानी रस, छंद, अलंकार बहुत हो गया काव्य में, नारी सौंदर्य बहुत हो गया, रहस्यवाद बहुत हो गया, इन सब से ऊब करके जो नए रचनाकार थे उन्होंने जो समाज का यथार्थ था, जो समाज की सच्चाई थी, जो समाज में चल रहा था, ऐसे यथार्थ को जोड़ करके अपने काव्य का प्रयास किया, अपने काव्य को लिखा। और इस काल के जो प्रमुख कवि हैं राजेश जोशी, ऋतुराज, नरेंद्र मोहन, चंद्रकांत देवताले, कवि अन्य भी हैं, प्रमुख कवि हैं, ये प्रमुख कवि हैं, प्रमुख कवि और भी हैं। तो जो प्रश्न पत्र में प्रश्न ऐसे नहीं आएगा कि आप 6 कवियों के नाम लिखिए, क्योंकि प्रश्न 1 नंबर का होगा, है ना। तो प्रश्न उसी तरह से पूछा जाएगा, 1 नंबर का है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 कवि लिखने होंगे। हम लोगों ने यहाँ पर 3 या 4 ऐसे दे रखे हैं, तो जो आपको सुविधा अनुसार
आसान लगे आप उन कवियों को याद कर लीजिए, उन कवियों का नाम याद कर लीजिए। और प्रश्न पत्र में यदि इस तरह से पूछा जाए कि समकालीन हिंदी कविता के किन्हीं 2 कवियों का नाम बताइए, तो इनमें से जो 2 नाम आपको याद रह जाए वो नाम आप लिख दीजिए। अब आप लोगों ने प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, इन सबको विशेषताएं आप लोगों ने देखी। प्रगतिवाद की विशेषताएं देखी कि प्रगतिवाद में किस तरह से काव्य हुआ, प्रयोगवाद में किस तरह से काव्य हुआ, नई कविता, समकालीन कविता, चारों तरह के हम लोगों ने विशेषताओं को छायावादोत्तर काल के अंतर्गत समझा जाना। इसके साथ ही साथ कुछ प्रमुख बिंदु हैं जिन पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला, 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष प्रेमचंद जी को बनाया गया। छायावाद की अति भावुकता का परिणाम प्रगतिवादी काव्य रहा। 1936 में एक लेखक, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की गई और उसके प्रथम अध्यक्ष प्रेमचंद जी को बनाया गया। प्रश्न पत्र में इस तरह से इस पंक्ति में ही आपके 3 प्रश्न बन जाएंगे। कैसे? देखिए कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई, तो आप 1936 लिखेंगे। दूसरा प्रश्न देखिए कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के अध्यक्ष कौन थे, प्रेमचंद जी लिखेंगे। तीसरा कि प्रगतिवादी काव्य किसका परिणाम था, तो उत्तर में आप लिखेंगे छायावाद की अति भावुकता। छायावाद में जो काव्य बहुत भावुक होकर के लिखा गया, बहुत हृदय के समीप होकर के लिखा गया, चाहे जो 4 स्तंभ हैं उनके हो या उसके बाद के कवि जो उस काल में रहे, उन्होंने बहुत जो है प्रेम के साथ, भावुकता के साथ काव्य का प्रयोग किया। ठीक है। दूसरा, प्रयोगवाद के जनक अज्ञेय जी थे। तार सप्तकों का प्रकाशन अज्ञेय ने किया। ये सारे के सारे प्रश्न आपके छोटे छोटे 1-1 नंबर के भी प्रश्न थे और आपने उत्तर सही लिखा तो आपके पूरे में पूरे अंक प्राप्त हुए। इसके बाद नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मेहता के नाम पर नकेनवाद चला। नकेन, न का न, इससे बना आपका नकेन। इस नकेनवाद को प्रपद्यवाद भी कहा गया। हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन थे। हाला मदिरा से संबंधित उसको हाला कहा गया। तो जो बच्चन जी की कविताएं थी, जो प्रमुख उनका काव्य ग्रंथ है मधुशाला, तो उसी के आधार पर इनको हालावाद का जनक कहा गया। मधुशाला, मधुबाला, हाला और प्याला, ये इनकी रचनाएं थी। तो हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन जी थे। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रीय कवि कहा गया। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी साहित्य में कहा जाता है ये बड़े जागृत जनमानस के कवि हैं। और इनके संदर्भ में मैं 2 बात आपको बताना चाहूंगी कि ये ऐसे कवि थे जिन्होंने अतिशय प्रेम की भी कविता लिखी और राष्ट्रवाद से ओतप्रोत कविताएं भी लिखी। हर कवि की कुछ विशेषता होती है कि कोई प्रेम का होता है, कोई श्रृंगार का होता है, कोई राष्ट्र का होता है, कोई देश प्रेम का होता है। लेकिन ये ऐसे कवि थे कि जिन्होंने दोनों ध्रुव यानी प्रेम का जो पक्ष था उस पर भी उन्होंने जो काव्य लिखा वो अपने आप में श्रेष्ठ, जो इन्होंने राष्ट्र के राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत कविताएं लिखी उसमें भी वो श्रेष्ठ। आप लोग जब कक्षा 12 में आएंगे तो उनका एक पुरुरवा नाम से एक अंश चलता है, उर्वशी नाम से एक अंश चलता है, और उस पर जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि किस तरह से प्रेमपूर्ण रचनाएं उन्होंने लिखी। उसकी 2 पंक्ति देख लें। इंद्र का आयुध जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर जो खेल सकता है, फूल के आने पर असहाय हो सकता है, शक्ति के रहते निरुपाय हो सकता है। अगली 2 पंक्तियां। विद्ध हो जाता है सहज बंकिम नयन के बाण से,
जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से। ये प्रेम की कविता। और दूसरे जब राष्ट्रीय शक्ति उस पर उन्हें क्रोध आता है तो वो ऐसी भी लिख देते, क्षमा शोध के उस भुजंग को जिसके पास गरल है, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल है। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुवर सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, धधक उठी पौरुष की ज्वाला आग राम के शर से। तो एक तरफ जहाँ प्रेम का काव्य, दूसरी तरफ राष्ट्रीयता का काव्य, ऐसे काव्यों का मिश्रण कवि दिनकर ने किया जिनको राष्ट्रीय कवि से भी संबोधित किया गया। बच्चों, ये इस अंश में आपको कुछ गृह कार्य दिया जा रहा है। इस गृह कार्य को आप अपने उत्तर पुस्तिका पर अवश्य कर लें। प्रश्न है, छायावादोत्तर काल की समय सीमा बताइए। प्रगतिवाद के किन्हीं 2 कवियों का नाम लिखिए। प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम बताइए। समकालीन कविता के किन्हीं 2 कवियों का नाम लिखिए। नई कविता की 2 विशेषताएं बताइए। नकेलवाद के कवियों के क्या नाम है, नाम लिखिए। बच्चों, यह गृह कार्य था जिसमें 6 प्रश्न हैं, लेकिन आप प्रमुख बिंदु को मिला करके हर काल की प्रवृत्तियां और विशेषताएं और कवियों को मिलाएंगे तो काफी सारे आपको प्रश्न मिल जाएंगे और उस प्रश्न को आप तैयार कर लेंगे। तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी है कि भले ही 5 अंक का आना है, लेकिन उस 5 में हमारे पूरे के पूरे 5 अंक आए, यही हमारी कोशिश होनी चाहिए। यही कोशिश की गई है आपके इस पूरे अंश को बनाने में, तैयार करने में। हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास से संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, जितने भी प्रकार से चीज़ों को बताया जा सकता है, वह आपको बताने का प्रयास किया गया है और आप लोग इस बिंदुओं के आधार पर अपने परीक्षा की तैयारी करते हैं। बच्चों,